19 मार्च 2021 डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन। देखते हैं भाई यहाँ पे क्या क्या न्यूज़ हैं डिस्कस होने की। जो पहली सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्लिया अगेंस्ट ओपनिंग ऑफ विंडो फॉर सेल ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अभी 2 दिन पहले ही मैंने अपने करंट अफेयर्स में आपको बताया था कि एक फ्रेश विंडो खोली है हमारी सरकार ने जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेचे जाएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं इसके बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, आपके सामने है, व्हाट आर इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड हाउ दे प्रमोट पॉलिटिकल करप्शन। यहाँ देखिए राइट साइड पे आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक इलेक्टोरल बॉन्ड यहाँ पे नजर आ रहा है। 1,000 रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड है, प्रोमिसरी नोट है। तो आप क्या करोगे कि आप एसबीआई की कुछ ब्रांचेस में जाइए, सिलेक्टेड ब्रांचेस में एसबीआई के ऑफिशियल से बोलिए कि भाई हमको इलेक्टोरल बॉन्ड दे दो। तो वो आपसे पूछेंगे 1,000 का चाहिए, 10,000 का चाहिए, 1 लाख का चाहिए, 1 करोड़ का चाहिए। आपको इलेक्टोरल बॉन्ड देंगे, उसमें आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह भरोगे, किस पॉलिटिकल पार्टी को आप पैसा देना चाहते हो वो भरोगे और वो इलेक्टोरल बॉन्ड आप वहाँ जमा कर दोगे और बाद में वो पैसा आपके अकाउंट से डिडक्ट होकर उस पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में चला जाएगा। इस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड काम करता है। इसमें क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, ये मैंने इस वीडियो में समझाया है, आप जाके इस वीडियो देख लो। अब देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में विद रिस्पेक्ट टू फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड एलेज्ड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन देयर अकाउंट। एक्चुअली में इस इलेक्टोरल बॉन्ड के चलते लोगों को, जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज को वोट डालते हैं, उनको ये नहीं पता चल पाता है कि कौन सा बिजनेस ग्रुप, कौन सा इंडिविजुअल हमारी सरकार को, यानी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को, सरकार तो नहीं बोलना चाहिए, कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज को कितना पैसा दे रही है। तो बीजेपी को, कांग्रेस को, तृणमूल कांग्रेस को, डीएमके, एआईएडीएमके, जनता दल यूनाइटेड, इस प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू कितना पैसा मिल पा रहा है ये आम जनता को नहीं पता चल पाता है। इस बेसिस पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास रिसेंटली आया तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने प्रशांत भूषण साहब, जिनके खिलाफ खुद क्रिमिनल कंटेम्प्ट का केस चल चुका है, इनसे पूछा कि क्या भाई सुप्रीम कोर्ट के पास पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का केस आया है, क्या हम इलेक्टोरल बॉन्ड की पिटीशन को मना कर चुके हैं। तो भूषण साहब ने बोला सर आपने मना तो किया बट इनडायरेक्टली मना किया है। और जब आपने मना किया तो उसके बाद से बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, बहुत सारी ऐसी न्यूज़ निकल के आई है जिसमें ऐसा बोला जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के चलते इलिसिट मनी का ट्रांजिशन हो रहा है। एक्चुअली में बात यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल बॉन्ड्स की खबर मिल जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये बोला है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सील्ड कवर में इलेक्शन कमीशन के पोल पैनल को इन्फॉर्मेशन देंगे कि उनको पैसा कहां कहां से आ रहा है। पहली बात, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास तो वैसे ही खबर पहुंच जाएगी, क्योंकि जो भी कॉर्पोरेट, जो भी इंडिविजुअल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देगा, डोनेट करेगा, तो उसके ऊपर वो टैक्स एग्जेम्पशन लेगा। मान लीजिए मैं साल के 100 करोड़ रुपए कमाता हूँ और मेरी कांग्रेस वालों से बहुत बनती है, बीजेपी वालों से बहुत बनती है, तो मुझे 20 करोड़ रुपए उनको पॉलिटिकल डोनेशन देनी है, तो मैं 20 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लूंगा जाके। लेकिन क्या मैं इस 20 करोड़ पे इंटरेस्ट रिबेट नहीं लूंगा? बिल्कुल लूंगा भाई। तो मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताऊंगा कि मैंने इस पॉलिटिकल पार्टी को इतना पैसा दिया है, तो मुझे इनकम टैक्स रिबेट दो। तो दो एजेंसीज को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, कहीं ना कहीं ये बात पता चल रही है कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड में कितना पैसा कौन किस पार्टी को दे रहा है, लेकिन लोगों को नहीं पता चल पा रही है। और यहां पे लोग वोट डाल के पॉलिटिकल पार्टीज को जिताते हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू किस इंडिविजुअल से, किस बिजनेस हाउस से, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के पास कितना पैसा जा रहा है, ये चीज ट्रांसपेरेंसी में पब्लिक डोमेन के सामने नहीं आ रही है। इसके लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई है और यहां पे एक नई प्लिया फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में कि जब तक इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता, तब तक ये जो नया सेल विंडो आई है इलेक्टोरल बॉन्ड की, इसको आप परमिशन मत दीजिए। और ऐसा बोला जा रहा है कि जो नई सेल आई है इलेक्टोरल बॉन्ड की, इसके चलते वेस्ट बंगाल और आसाम की पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के लिए पैसा उठाएंगी और अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग करेंगी। ये सब बातें यहाँ पे बोली गई हैं। पिछली बार जनवरी 2020 को, लास्ट ईयर, जब कोरोना का पैंडेमिक की शुरुआत हो चुकी थी बट इंडिया में लॉकडाउन नहीं लगा था, उस समय पे 2018 की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के ऊपर स्टे लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई इलेक्शन कमीशन को आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो, हम इलेक्टोरल बॉन्ड को अभी के लिए सीधे सीधे रोक नहीं सकते। इस इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को फाइनेंस बिल 2017 से शुरू किया गया और जनवरी 2018 को प्रेजेंट सरकार ने नोटिफाई कर दी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018। ये बॉन्ड्स 4 डिनोमिनेशन में इशू किए जाते हैं, 1,000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़। तो यहाँ पे जो इलेक्टोरल बॉन्ड दिख रहा है ये आपको 1,000 रुपए का दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा 3 डिनोमिनेशन से 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए। ये एक प्रकार का प्रोमिसरी नोट होता है
जिसको कोई भी भारत का नागरिक या कंपनी खरीद सकती है थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और अब तो ये बात है कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स को फॉरेन कंपनीज की इंडियन सब्सिडरी भी खरीद सकती है। तो मतलब एफसीआरए का भी जो रेगुलेशन है वो फॉरेन इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है भाई। हालांकि इनको खरीदना है तो आपको डिजिटली और चेक के थ्रू ही खरीदना पड़ेगा, आप कैश के थ्रू नहीं खरीद सकते। तो ये बोला गया कि सरकार तो यही बोलती है कि हमने कैश के एलिमेंट को हटा दिया इसलिए करप्शन कम कर दिया है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी वाला एलिमेंट तो गायब हो गया ना। तो यहाँ पे जुडिशरी का रोल क्या है, और साथ साथ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के रिस्पेक्ट में सरकार के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो जीएस पेपर 2 के रिस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी आपके लिए कवर कर रखी है। इकोनॉमी ऑलमोस्ट एनसीईआरटी खत्म होने वाली है, रमेश सिंह शुरू हो चुकी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की किताब अभी के लिए चल रही है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन जाके देख सकते हैं। तो ये सारी वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको इस लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। मेरे सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। एप्रोप्रिएशन बिल की बात की जाए तो रिसेंटली एप्रोप्रिएशन बिल पास कर दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल, ये हर साल बजट में पास होता है। बजट कहीं नहीं लिखा गया है हमारे संविधान में, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा गया है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में आता है। आप मेरे लक्ष्मीकांत की पॉलिटी सीरीज अगर आपने नहीं देखी तो आप वहां पे जाके देखिए, आपको एप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल, ये जो गिलेटिन नाम का लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म है, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में चीजें बना रखी हैं। अलग से यहाँ पे मैं बहुत बेसिक तरीके से चीजें समझाऊंगा। रिसेंटली वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, क्या होता है कि सरकार जब बजट लेके आती है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आती है, तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज को पैसा अलॉट करती है। रेलवेज को अलग पैसा अलॉट होगा, एजुकेशन को अलग पैसा अलॉट होगा, हेल्थ मिनिस्ट्रीज को अलग पैसा अलॉट होगा। और इसका डिस्कशन होता है लोकसभा में, राज्यसभा में। राज्यसभा में सिर्फ डिस्कशन हो सकता है, वोटिंग नहीं हो सकती। वो लोग अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। मेन मनी बिल को पास कराने की ताकत किसके पास है? लोकसभा के पास है। मनी बिल की बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल ये दोनों मनी बिल हैं, ये दोनों मनी बिल की तरह होते हैं। तो यानी राज्यसभा इस पे बस डिस्कशन कर सकती है और 14 दिन के लिए डिस्कशन कर सकती है। 14 दिन के अंदर राज्यसभा अप्रूवल दे दे तो ठीक है, नहीं अप्रूवल देगी तो वैसे ही पास मान लिया जाएगा। अभी रिसेंटली इस एप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर बहस चल रही थी, स्पीकर ओम बिरला साहब ने गिलेटिन कर दिया इसको। गिलेटिन का मतलब क्या होता है? लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म टू अप्रूव द फास्ट ट्रैकिंग ऑफ द पासेज ऑफ आउटस्टैंडिंग डिमांड्स फॉर ग्रांट्स विदाउट डिस्कशन। मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है पार्लियामेंट में, अब ऐसा लग रहा है कि समय नहीं बचा है और हमको एक स्टेप लेना है, तो जितना हो सका उतना आपने डिस्कशन किया। अब डिस्कशन के लिए समय नहीं लगाया तो आपने गुलेटिन का मोशन पास कर दिया। गुलेटिन का मोशन मतलब कि भाई हो गया, जितना डिस्कशन होना था वोट डाल के सेलेक्ट करो, डिसाइड करो कि भाई सही है या गलत है। ओके, एप्रोप्रिएशन बिल पास हो गया है। अब सरकार ऑफिशियली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रेलवेज, एजुकेशन और हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए जो भी पैसा एलोकेट किया है वो निकाल सकती है। तो एप्रोप्रिएशन बिल एक ऐसा मनी बिल है जो सरकार को ये परमिशन देता है टू विदड्रॉ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ताकि फाइनेंशियल ईयर में जो भी खर्चे हैं वो मीट कर सके। आर्टिकल 114 ऑफ द संविधान के हिसाब से गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ पैसा से कंसोलिडेटेड फंड से पैसा पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद ही निकाल सकता है। ओके, एप्रोप्रिएशन बिल पैसा निकालने के लिए होता है और फाइनेंस बिल होता है कोई नया टाइप का आपको टैक्स लगाना है, ठीक है ना, या फिर जो भी सरकार एक्सपेंडिचर कर रही है उस एक्सपेंडिचर को करने के लिए पैसों का सोर्स अगर डिसाइड करना है तो वो फाइनेंस बिल से होता है, और पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाल के खर्च करना है उसके लिए एप्रोप्रिएशन बिल होता है। एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल दोनों को मनी बिल की कैटेगरी में रखा गया है, मतलब कि अपर हाउस यानी कि राज्यसभा बस इनको डिस्कस कर सकती है, 14 दिन के अंदर अप्रूवल दे, नहीं दिया तो वैसे ही पास मान लिया जाएगा। एप्रोप्रिएशन बिल में ऑटोमेटिक रिपील क्लॉज होता है। ऑटोमेटिक रिपील क्लॉज मतलब एप्रोप्रिएशन बिल के चलते जितना पैसा एलोकेट किया गया उतना पैसा निकाल सकती है सीएफआई से सरकार और खर्च कर सकती है। एक बार निकाल के खर्च कर लिया उसके बाद वैसे ही एप्रोप्रिएशन बिल रिपील हो जाएगा। क्यों रिपील हो जाएगा? क्योंकि एप्रोप्रिएशन बिल सरकार को परमिशन दे रहा है कि जो पैसा है वो निकाल के खर्च कर लो। एक बार पैसा निकाल के खर्च हो गया तो वैसे ही खत्म हो गया ना एप्रोप्रिएशन बिल, तो ऑटोमेटिकली रिपील हो जाता है एप्रोप्रिएशन बिल। फिर आपको एक और बात बता दें, चूंकि हम लोग एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैं, अगर हम लोग फाइनेंस बिल, हम लोग कहने का मतलब है कि लोकसभा में जो सरकार है अगर वो फाइनेंस बिल और एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं करवा पाती है, मतलब कि सरकार में कॉन्फिडेंस नहीं रह गया लोकसभा का
ऐसे केसेस में सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा, हालांकि अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, जब वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स होती है तो कुछ इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज और पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड चीज़ों को ही डिस्कस किया जा सकता है। स्कोप ऑफ डिस्कशन राज्यसभा में वैसे ही बहुत ज़्यादा लिमिटेड रहता है व्हेन इट कम्स टू मनी बिल, और लोकसभा में ज़्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि लोकसभा में भैया 10th शेड्यूल और किसी भी रूलिंग पार्टी के एमपी की इतनी औकात नहीं है कि वो पार्टी के लीडरशिप के अगेंस्ट चला जाए मनी बिल में, वही पार्लियामेंट की सीट चली जाएगी। इसके बारे में और अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की सीरीज देखिए जाके। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, इन सब चीज़ों में आपको ये न्यूज़ काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं ममता बनर्जी रिलीजियस यूनिवर्सल बेसिक इनकम। जब भी हमारे देश में इलेक्शंस आते हैं, अलग अलग जो सरकारें होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो ऐसे प्रोमिस करने लगती हैं लोगों को कि भाई तुमको ये फ्री में दे देंगे, तुमको वो फ्री में दे देंगे। और रिसेंटली हमारी प्यारी दीदी ममता बनर्जी जी ने भी वेडनेसडे को कुछ इस प्रकार के प्रॉमिस किए हैं। तृणमूल कांग्रेस के मैनिफेस्टो जो आया है 2021 के असेंबली पोल्स का, यहाँ पे ममता बनर्जी जी ने बोला है कि हम आपको यूनिवर्सल बेसिक इनकम देंगे, पीडीएस सिस्टम के अंदर राशन आपके घर तक पहुंचाए जाएंगे। तो ऐसा बोला गया है इस इनकम स्कीम के अंदर कि भाई जनरल कैटेगरी की जो 1.6 करोड़ फैमिलीज हैं वेस्ट बंगाल में, उनको 500 रुपया प्रति महीना मिलेगा पर फैमिली, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स वाली जो फैमिलीज हैं उनको 1000 रुपया प्रति महीना मिलेगा, और ये पैसा जो वुमेन हेड ऑफ द फैमिली है ना उसको दिया जाएगा। फिर कृषक बंधु स्कीम जो कि राज्य सरकार की है, उसमें पहले एक फार्मर को 6000 रुपये प्रति एकड़ प्रति एनम मिलता था, अब 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति एनम मिलेगा। फिर जो खाद्य साथी स्कीम है उसमें मंथली राशन दिया जाएगा 1.5 करोड़ फैमिलीज को उनके डोर स्टेप पे जाके। तो इस प्रकार के बहुत सारी स्कीम्स को यहाँ पे ममता बनर्जी जी ने अनाउंस किया है कि भाई हम अगर जीत के आते हैं तो हम ये करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ममता बनर्जी की तरफ से अनाउंसमेंट आया है तो मोस्ट प्रोबेबली बीजेपी की तरफ से भी अनाउंसमेंट आएगा ही आएगा। फिर तृणमूल कांग्रेस की चेयरपर्सन ने बोला है कि जो मश्यास नाम की जो कम्युनिटी है वेस्ट बंगाल में, इसको अदर बैकवर्ड क्लास का कोटा दिया जाएगा। तामुल, साहा, तिली, इन कम्युनिटीज को भी अदर बैकवर्ड क्लास का कोटा बेनिफिट दिया जाएगा। यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या है? ये एक ऐसा गवर्नमेंट प्रोग्राम है जहां पे हर एडल्ट सिटीजन को सम अमाउंट ऑफ मनी मिलता है रेगुलर बेसिस पे, यानी हर रेगुलर बेसिस पे आपको कुछ अमाउंट ऑफ मनी फ्री में ही दे दिया जाएगा। मतलब आप कुछ ना करो, घर पे पड़े रहो, उल्टे सीधे काम कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, घर वालों को गरिया रहे हो, बच्चों को मार रहे हो, दारू पी रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 500 रुपये प्रति महीना, 1000 रुपये प्रति महीना, जितना भी सरकार ने डिसाइड किया यूबीआई के अंदर, वो दे दिया जाएगा। इस यूबीआई की स्कीम को बहुत से बेसिस पे इसकी सराहना भी हुई और बहुत से बेसिस पे इसको क्रिटिसाइज भी किया गया। बेसिकली बेसिक इनकम का जो मेन गोल होता है वो होता है पॉवर्टी को एलिमिनेट करना और नीड बेस्ड सोशल प्रोग्राम्स को एलिमिनेट करना। नीड बेस्ड सोशल प्रोग्राम्स क्या होते हैं? जैसे कि मनरेगा हो गया, तो मनरेगा में आप नौकरियां दे रहे हो लोगों को, उस नौकरियों से लोग पैसा कमा रहे हैं, खर्चा करके अपना राशन पानी खा रहे हैं, लेकिन मनरेगा के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत प्रकार का करप्शन, बहुत प्रकार के सप्लाई चेन, आप कह सकते हो डेफिसिट्स, बहुत सी परेशानियां आ जाती हैं। तो इन परेशानियों को एलिमिनेट करने के लिए सरकार ने बोला कि चलो भाई मनरेगा में भी पैसा खत्म हो रहा है, एक काम करो यूनिवर्सल बेसिक इनकम के चलते पैसा दे दो, सीधे सीधे अकाउंट में पैसा खत्म हो जाएगा, तो इंप्लीमेंटेशन प्रॉब्लम्स हमारे सामने नहीं आएंगी। लेकिन यूबीआई को बहुत से बेसिस पर क्रिटिसाइज किया जाता है। यूबीआई में अगर आप फ्री का पैसा लोगों को बांटने लगोगे तो लोगों को फ्री में चीजें मिलने की आदत हो जाएगी। प्लस हमारी भारत सरकार के पास इतने पैसे हैं नहीं कि देश की इतनी बड़ी जनता को फ्री में पैसा बांटा जा सके। ठीक है भाई। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2016-17 ने बोला था कि भाई यूनिवर्सल बेसिक इनकम को एज एन अल्टरनेटिव कंसीडर किया जा सकता है अलग अलग सोशल वेलफेयर स्कीम्स के लिए, लेकिन अब तक भारत की केंद्र सरकार ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात नहीं की है। ये अलग बात है कि जब भी राज्य सरकारों के इलेक्शंस होते हैं तो अलग अलग राज्य की सरकारें प्रॉमिस कर देती है कि हम यूबीआई देंगे, यूबीआई देंगे। कोरोना के पैंडेमिक लड़ने के पैसे तो है नहीं, यूबीआई कहाँ से देंगे ये कोई नहीं सोचता, बस दे देंगे ये बातें सोची जाती हैं यहाँ पे। ठीक है। ये जो यूबीआई का कंसेप्ट है, ये शुरुआत हुई इसकी यूएसए से, यूएसए में इसको मोमेंटम मिला, कहीं ना कहीं अब ये पूरी दुनिया में फैल रहा है। स्विट्जरलैंड में तो इसके लिए रेफरेंडम भी हुआ था कि क्या यूबीआई को स्विट्जरलैंड में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। स्विट्जरलैंड के लोगों ने मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया यूबीआई के कंसेप्ट को। देखते हैं इंडिया में यूबीआई किस प्रकार से आता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंडियन इकोनॉमी में खासकर ये जो एम्प्लॉयमेंट वाला पोर्शन है
उसमें पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगी। और वेलफेयर स्कीम्स फॉर वुलनरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय सेंटर और स्टेट्स में भी ये न्यूज़ आपको काम आएगी। फिर डेमोक्रेट हाउ एमिकी क्यूरी कैन हेल्प, सॉलिसिटर जनरल टेल्स टॉप कोर्ट। रिसेंटली सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर बोला कि भाई ये जो एमिकी क्यूरी का कंसेप्ट है इसको जरा एक्सप्लेन करिए। ये हर जगह पे जो एमिकी क्यूरी आके अपनी टांग अड़ाते हैं, एक्चुअली में होता ही है कि सुप्रीम कोर्ट जब भी कुछ केसेस को हियर करता है तो उन केसेस में एमिकी क्यूरी अपॉइंट किए जाते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा एमिकी क्यूरी क्या होती है। क्या एमिकी क्यूरी एक इंटरवीनर होता है? देखिए, इंटरवीनर एक थर्ड पार्टी होती है। मान लीजिए किन्हीं दो पार्टीज के बीच में इलेक्शन हो रहा है, उसमें एक थर्ड पार्टी ऑटोमेटिकली आके अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करे, वो थर्ड पार्टी आके केस के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, उसको बोला था इंटरवीनर। इंटरवीनर नहीं है। एमिकी क्यूरी फ्रेंड ऑफ द कोर्ट है, एक ऐसा पर्सन जो कि कोर्ट को हेल्प करता है, कोर्ट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एडवाइस प्रोवाइड करता है कि किसी एक क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट पे किस प्रकार से डिसीजन लेना चाहिए कोर्ट को। तो बेसिकली वो लॉ सूट का पार्ट नहीं होता है, कोर्ट ही उसको अपॉइंट करता है कि आप आइए, ठीक है ना, और आप आके हमको बताइए कि आपका क्या व्यू पॉइंट है, इस कोर्स में क्या करना चाहिए, इसमें पब्लिक परसेप्शन का एंगल कैसे इन्वॉल्व है। तो बेसिकली एमिकस क्यूरी से इनपुट्स मांगे जाते हैं। अब इंडिया में एमिकस क्यूरी को कब कब इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, मान लीजिए जेल में कोई गरीब आदमी बंद है, मान लीजिए कोई सब्जी ठेले वाला आदमी है, उसके खिलाफ चोरी का इल्जाम लगा, कोई एक लेडी उसकी ठेले पे सब्जी खरीदने गई, उस लेडी का पर्स गायब हो गया, उस लेडी ने क्या किया, उस ठेले वाले पे इल्जाम लगा दिया इसने मेरे पैसे चुरा लिए, उसको जेल में डाल दिया गया। अब जब उस पर्टिकुलर पर्सन का केस पहुंचेगा कोर्ट में, तो वो तो गरीब आदमी है सब्जी वाला, उसके पास इतना पैसा तो है नहीं कि वो अपने लिए लॉयर अपॉइंट कर सके। तो ऐसे केसेस में सुप्रीम कोर्ट एक एडवोकेट अपॉइंट करेगा उस पर्टिकुलर पर्सन का केस लड़ने के लिए, उसको आप एमिकस क्यूरी बोल सकते हो। पहली चीज, मतलब कि जब भी कोर्ट में कोई केसेस आते हैं, चाहे वो सिविल मैटर्स हो, चाहे वो क्रिमिनल मैटर्स हो, जो भी एक पार्ट है, जो भी एक गरीब आदमी है, जो भी एक वल्नरेबल तबका है जिसके पास खुद का लॉयर नहीं है, एडवोकेट नहीं है, तो एक एडवोकेट सरकार के द्वारा, या फिर सरकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जा सकता है, उसको बोला जाता है एमिकस क्यूरी। लेकिन होता यह है, सरकार को प्रॉब्लम यह है कि जब भी मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस आते हैं सुप्रीम कोर्ट में बहस करने के लिए, वहां पे दोनों साइड्स के लॉयर ऑलरेडी होते हैं, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट कभी कभी एक एमिकस क्यूरी अपॉइंट कर देता है। मतलब कि दोनों साइड के लॉयर्स हैं, उसके बाद भी एक एक्स्ट्रा एमिकस क्यूरी अपॉइंट हो जाता है, और ये एमिकस क्यूरी पूरी प्रोसीडिंग में कुछ ना कुछ खुड़पिंच करता ही रहता है, कुछ ना कुछ बीच में इंटरफेरेंस करता ही रहता है। और ये इंटरफेरेंस सरकार के लॉयर्स को समझ नहीं आता है, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ही वहां पे जाके इलेक्शन, मतलब सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मान लीजिए कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस वाला केस है, उसमें ऑटोमेटिकली सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी। अभी स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये एमिकस क्यूरी जो कि एक थर्ड पार्टी आके कोई पॉइंट देने लगेगा, तो क्या इस सॉलिसिटर जनरल को अच्छा लगेगा? इसीलिए सॉलिसिटर जनरल इतनी बेलिजेंट अप्रोच से बोल रहा है कि एमिकस क्यूरी का क्या रोल है हमारे जुडिशियल सिस्टम में, इसको सेग्रीगेट करिए। सुप्रीम कोर्ट से बोला जा रहा है कि आप हमको बताइए कि कौन से केसेस में एमिकस क्यूरी को अपॉइंट करना है, कौन से में नहीं करना है। क्योंकि ये जो लीगल ल्यूमिनरीज हैं, ये आके कभी भी अपनी राय देने लगते हैं, और वो राय अक्सर कर सरकार के ऑफिशियल स्टैंड के अगेंस्ट चली जाती है। तो सरकार को ये बात पसंद नहीं आ रही है, इसलिए एमिकस क्यूरी के रोल के ऊपर यहाँ पे सवाल उठाया जा रहा है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में ये न्यूज आपको काम आएगी। फिर न्यू व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, यूनियन मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी ने व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को 18 मार्च 2021 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया, और ऐसा बोला जा रहा है कि 1 अप्रैल 2021 से पॉलिसी लागू हो जाएगी। इस पॉलिसी को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अपनी बजट स्पीच में 1 फरवरी 2021 में बताया था। तो भाई वो लाइट मोटर व्हीकल्स जो कि 20 साल पुराने हैं, ऐसे 51 लाख व्हीकल्स को स्क्रैप कर दिया जाएगा। लाइट मोटर व्हीकल्स जो कि 15 साल से ज्यादा पुराने हैं वो 34 लाख हैं, जो 20 साल से ज्यादा पुराने हैं वो 51 लाख हैं, इन सबको स्क्रैप कर दिया जाएगा। और 17 लाख ऐसे मीडियम और हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं जो 15 साल से पुराने हैं, इनको भी स्क्रैप कर दिया जाएगा। तो एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है जहां पे अनफिट ओल्ड और पॉल्यूटिंग व्हीकल्स को यहाँ पे हटा दिया जाएगा। अगर आपके पास कोई पर्सनल व्हीकल है, आपकी कोई स्कूटर है, कार है, और वो 20 साल जैसे ज़्यादा पुरानी है, तो आपको गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड ऑटोमेटेड सेंटर्स पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे चेक किया जाएगा कि वो जो आपका पर्सनल व्हीकल है क्या वो अनफिट है। अगर वो फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाता है तो उसको आपको स्क्रैप करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया आपके पर्सनल व्हीकल्स के लिए। कोई कॉमर्शियल व्हीकल अगर 15 साल से पुराना है, यानी कि आपकी ओला की कैब या जो गवर्नमेंट बसेस होती हैं, ये 15 साल से पुरानी है, और अगर ये फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाती हैं तो इनको आपको स्क्रैप करना पड़ेगा, आप इनको सड़कों पे उतार नहीं सकते। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन में न्यूज़ आपको काम आएगी। आज की फाइनल न्यूज़
इंडिया हैज एश्योर्ड सपोर्ट टू श्रीलंका इन UNHRC। देखिए, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में श्रीलंका के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड को लेकर एक वोटिंग बढ़ने वाली है। इस वोटिंग में साफ साफ इंडिया ने एश्योर किया है कि हम श्रीलंका को सपोर्ट देंगे। ये किसने बोला? ये श्रीलंकन फॉरेन सेक्रेटरी जयंत कोलम्बेज ने बोला है। इन्होंने बोला है कि भैया, श्रीलंका की ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड को लेकर यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में वोटिंग पड़ने वाली है। ये हमारे देश की सोवरेनिटी के खिलाफ है। ये जेनेवा में जो ये ह्यूमन राइट्स काउंसिल सेशंस होते हैं, ये हमें टारगेट करते हैं। श्रीलंका की जो सिन्हला बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है ना, इनको ऐसा लगता है कि श्रीलंका को एज अ नेशन यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। चाइना ने ओपनली बोला है कि हम श्रीलंका के फेवर में वोट करेंगे। इंडिया ने भी बोला है कि हम श्रीलंका के फेवर में वोट करेंगे, हालांकि इंडिया ने ओपनली नहीं बोला है। ओके, अभी के लिए बात की जाए तो जो राजा पाकसाज हैं, जो कि श्रीलंका में पावर में राजा पाकसा बद्र, इनकी बेसिक सपोर्ट बेस क्या है? इनका बेसिक सपोर्ट बेस है सिन्हला बुद्धिस्ट नेशनलिस्ट्स। इन सिन्हला बुद्धिस्ट ने जो तमिल माइनॉरिटीज के खिलाफ अत्याचार किए हैं, उन अत्याचारों को लेकर यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल में इनके खिलाफ वोटिंग हो रही है। इन वोटिंग को स्पॉन्सर कर रहा है यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, नॉर्थ मैसेडोनिया, मलावी और मॉन्टीनीग्रो जैसे देश। यहां पे चाइना ने साफ साफ बोला है कि हम श्रीलंका को सपोर्ट करेंगे। इंडिया ने साफ साफ नहीं बोला है, लेकिन इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, एम्बेसडर इंद्रमणि पांडे, उन्होंने बोला कि भाई इंडिया की एक कंसिस्टेंट पोजीशन है, हम श्रीलंका की यूनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सपोर्ट करते हैं और तमिल एस्पिरेशंस को हम सपोर्ट करते हैं। देखिए, तमिल एजेंडा इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का तमिलनाडु स्टेट हमेशा से ही श्रीलंका की तमिल कम्युनिटी के फेवर में बोलता रहा है। और जो भी बुद्धिस्ट ने तमिलों के खिलाफ वहां पे अत्याचार किए, जो इतना लंबा समय सिविल वॉर चलाए, उस समय पे तमिलनाडु स्टेट का सेंटर के ऊपर काफी जोर रहता था कि आप जाके वहां पे तमिल लोगों की मदद करो। इसीलिए इंडिया ने बोला है कि भाई हम चाहते हैं 13 अमेंडमेंट का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो। और 13th अमेंडमेंट क्या बात करता है? 13th अमेंडमेंट बात करता है तमिल एस्पिरेशंस की। ठीक है भाई, हालांकि मैं आप बता दूं कि एक नया अमेंडमेंट आ गया है, 20th अमेंडमेंट। जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है वो 20th अमेंडमेंट है। ये 13वां अमेंडमेंट राजीव गांधी जी के समय पे साइन हुआ था, बाद में राजीव गांधी जी का असैसिनेशन भी हो गया था। ठीक है, तो ठीक है भाई, इंडिया यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में श्रीलंका को सपोर्ट करेगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। तो भाई ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस में आपको ये काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे सीखने को मिला हो। अगर श्रीलंका की लोकल पॉलिटिक्स के बारे में आप जानना चाहते हो तो ये एक वीडियो है, हाउ एंड वाई राजीव गांधी वॉज असैसिनेटेड। आप चाहो तो एक वीडियो देख लो। एक और वीडियो मैंने बनाई थी मुथैया मुरलीधरन को लेके, ये दिख रही है आपको। हैज मुथैया मुरलीधरन रियली डिफीटेड तमिल कॉज? यहाँ पे जो 800 नाम की बायोपिक बनाई जा रही थी मुथैया मुरलीधरन के ऊपर, इसके अगेंस्ट एजिटेशन हुआ था तमिलनाडु में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में भी ये श्रीलंका में तमिल्स के खिलाफ किस प्रकार से अत्याचार हुआ है, इसको मैंने बताया है। तो आप इस वीडियो को भी देख लोगे तो श्रीलंका की लोकल पॉलिटिक्स के बारे में आपको काफी कुछ पता चलेगा। कोशिश करूंगा कि मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो भी इसके ऊपर आपके लिए लेके आऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।